वेलकम टू अनदर माइंड मैप सेशन ऑन सीक्वेंस एंड सीरीज। हालांकि जो टर्म्स हैं वो देखा जाए कुल मिलाकर एक जैसी हैं, लेकिन क्योंकि उनकी पोजीशनिंग डिफरेंट है इसलिए यह दोनों सीक्वेंसेस डिफरेंट होती हैं। अगर आप इसके साथ साथ दो चार प्रॉब्लम भी कर लो, एक दो प्रॉब्लम साथ साथ जैसे टॉपिक पढ़ा है इसका एक प्रॉब्लम करके देख लो, थोड़ा और अच्छी फील आ जाएगी। याद रखें, यह बात बिल्कुल अच्छे से याद रखें कि इसमें फर्स्ट टर्म ए नहीं है। ए इज नॉट द फर्स्ट टर्म इन दिस, सो दिस इज नॉट नेसेसरी। तो कई बच्चे इसको ऐसा भी सोच लेते हैं कि यहीं से शुरू होगा, नहीं, जरूरी नहीं है, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, 0 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। तो मैं यही कहूँगा आप सबसे कि आपने जैसे ये लेक्चर देख लिया, इसके बाद तुरंत AM GM HM इनइक्वालिटी के ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम जरूर करिएगा ताकि इस इनइक्वालिटी को आप अच्छे से समझ पाएं। ठीक है, हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण, राधे 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 टू एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर माइंड मैप सेशन ऑन सीक्वेंस एंड सीरीज। यानी कि आज हम इस सेशन में पूरा का पूरा सीक्वेंस सीरीज आपके दिमाग में मैप करने वाले हैं, यानी उससे कंसर्न्ड एक एक पॉइंट आपके दिमाग में बैठाने वाले हैं। और फिर इस सेशन को देखने के बाद आपको जरूरत होगी कुछ क्लास इलस्ट्रेशंस जो क्लास में सर ने क्वेश्चंस कराए वो करने की, कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस को रीट्राई करने की, कुछ PYQs को ट्राई करने की। और जैसे ही आप ये सब कर लेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज पर आपकी ग्रिप बहुत अच्छी हो जाएगी। As far as sequence series is concerned, this is a very important chapter from the point of view of JEE Mains as well as Advanced। शायद ही JEE Mains में तो ऐसा कोई साल गया हो जब इससे भर भर के सवाल ना पूछे गए हो। तो that makes this chapter a very फेवरेट चैप्टर फॉर JEE Mains। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे सीक्वेंस सीरीज का माइंड मैप। लेकिन सबसे पहले जो वर्ड हम पढ़ते हैं वो है सीक्वेंस। तो नाउ व्हाट इज अ सीक्वेंस? सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस, व्हाट इज अ सीक्वेंस? सीक्वेंस क्या? इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टर्म्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर। Arrangement of terms in a definite order. Arrangement of numbers in a definite order. Of numbers in definite order. In a definite order. Definite order. यानी एक डेफिनेट ऑर्डर में अगर नंबर्स को अरेंज कर दें तो हम उसे क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहां पर लिख दूं 5, 12, 3, -4, -6, कुछ भी ऐसे लिख दिया तो ये क्या बन गई? एक सीक्वेंस बन गई। ये क्या बन गई? एक सीक्वेंस बन गई। दिस इज अ सीक्वेंस। सीक्वेंस की टर्म्स एक ऑर्डर फॉलो कर भी सकती हैं और नहीं भी कर सकती। डेफिनेट ऑर्डर का मतलब तो समझ में आया कि ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, तीसरी टर्म है, ये चौथी टर्म है। यानी कि अगर आप लिख दो 12, 5, 3, -6, -4, क्या ये दोनों सीक्वेंस सेम है? नहीं, ये दोनों सीक्वेंसेस कैसी हैं? डिफरेंट हैं। ये डिफरेंट क्यों है? क्योंकि यहां पर दोनों में ऑर्डर क्या है? डिफरेंट है। ऑर्डर ऑफ टर्म्स इज डिफरेंट। पहली टर्म वहां 5 थी, यहां 12 है, यहां दूसरी टर्म 12 थी, यहां 5 है। तो हालांकि जो टर्म्स हैं वो देखा जाए कुल मिलाकर एक जैसी हैं, लेकिन क्योंकि उनकी पोजीशनिंग डिफरेंट है इसलिए यह दोनों सीक्वेंसेस डिफरेंट होती हैं। तो सीक्वेंस में क्या होता है? टर्म्स एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज होती हैं, ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। टर्म्स ऑफ सीक्वेंस में फॉलो अ पैटर्न और टर्म्स ऑफ सीक्वेंस में और may not follow a pattern, may not follow a pattern। यानी कि वो एक पैटर्न को फॉलो कर भी सकती हैं और नहीं भी कर सकती। जब वह फॉलो करती हैं पैटर्न को देन वी कॉल इट एज अ प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन क्या है? प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस इन विच टर्म्स फॉलो अ पर्टिकुलर पैटर्न। एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होती है, पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करती हैं। ठीक है, तो यहां पर प्रोग्रेशन क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस, a special sequence in which terms progress, in which terms तो समझ गए, इसी पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, टर्म्स प्रोग्रेस अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट रूल, अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट रूल। एक डेफिनेट रूल के अंतर्गत मूव करें।
तो हम उसे कह देते हैं एक प्रोग्रेशन। तो यही मेनली अंतर है सीक्वेंस में और प्रोग्रेशन में। तो एवरी प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस बट एवरी सीक्वेंस इज नॉट अ प्रोग्रेशन। हर सीक्वेंस प्रोग्रेशन है, सॉरी हर प्रोग्रेशन सीक्वेंस है, लेकिन हर सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होता। प्रोग्रेशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस इन विच टर्म्स प्रोग्रेस अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट रूल या फिर एक पैटर्न को फॉलो करती हैं, उसे प्रोग्रेशन कहते हैं। तो यहां पर हम जो प्रोग्रेशन प्राइमरीली पढ़ने वाले हैं वह है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहला प्रोग्रेशन अर्थमेटिक, अरिथमेटिक, हाँ मेरे ख्याल से MA, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। भाई स्पेलिंग देख लेना यार। या फिर जिसे हम कहते हैं AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। स्टैंडर्ड अपीयरेंस क्या है भाई इसकी? A प्लस डी, A प्लस 2D एंड सो ऑन। दैट इज हाउ एन AP लुक्स लाइक। इसका टर्म एनथ क्या होता है? इसका टर्म एनथ होता है A प्लस N माइनस 1D, A प्लस N माइनस 1D। अगर मैं इसमें, ये हो गया इसका एनथ टर्म, दैट इज द एनथ टर्म ऑफ एन AP। ये AP का एनथ टर्म। इसके सम ऑफ n टर्म्स की बात करूं, सम ऑफ n टर्म्स का मतलब A प्लस डी, फिर A प्लस 2D से लेकर A प्लस N माइनस 1D। तो इसका जो सम आता है, इसका जो सम आता है, इसी को हम क्या बोल देते हैं? इसको बोल देते हैं लास्ट टर्म। ये इसकी लास्ट टर्म है, ठीक है। ये क्या है? इसकी लास्ट टर्म। ये वाली टर्म इसकी लास्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, ठीक है। ये लास्ट टर्म है। सीक्वेंस का जो सम होगा इस सीरीज का, ये हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेर n स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ कितनी टर्म्स हैं? n टर्म्स है, क्योंकि इसकी लास्ट टर्म nth टर्म है। तो यह हो गया, और फिर n/2 इंटू a प्लस l। सो दीज आर द टू फॉर्मूलाज फॉर फाइंडिंग आउट द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। इसके ही वजह से हम 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर n तक का सम लिख सकते हैं n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2। ये है, हम यहीं से लिख सकते हैं n/2 इंटू फर्स्ट 2a प्लस n माइनस 1d करेंगे तो ये आ जाएगा n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट। ये भी कर सकते हैं n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट, वही लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और इसी तरीके से 1 प्लस 3 प्लस 5 से लेकर 2n माइनस 1, यानी सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स 2n माइनस 1। ध्यान रखें ये होता है n स्क्वायर। ये कितना होता है? दिस इज इक्वल टू n स्क्वायर। इसकी वैल्यू n स्क्वायर होती है, इट्स वैल्यू इज n स्क्वायर। तो ये हो गई इसकी वैल्यू n स्क्वायर। और इसी तरीके से सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स, यानी कि 2 प्लस 4 प्लस 6 से लेकर 2n, इसका सम होता है n इंटू n प्लस 1। तो ये दो तीन चीजें आपको याद रखनी है। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP ये रहा, nth टर्म ऑफ AP ये रहा, और ये सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स n इंटू n प्लस 1/2, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स n स्क्वायर, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स n इंटू n प्लस 1। फिर बात करते हैं सीरीज की। सीरीज क्या है? सीरीज, इफ all the terms of a sequence, if all the terms of a sequence are added, it is said to be an, then it is called as a series, then it is called as a series। तब उसे क्या बोल देते हैं? सीरीज बोल देते हैं। यानी सीरीज और सीक्वेंस में कुछ खास अंतर नहीं है। अगर आप सीक्वेंस की टर्म्स को क्या कर दें? ऐड कर दें, तो ऐड करने के बाद जो भी एक्सप्रेशन बनता है हम उसे सीरीज कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ सीरीज, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये 1 प्लस 2 प्लस 3, ये देखा जाए तो ये क्या है? दिस इज द सीरीज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। इस सीरीज का वैल्यू कितना होगा? n इंटू n प्लस 1/2। तो ये सीरीज हो गई। यानी अगर आप बस बीच में क्या लगा दें? प्लस लगा दें, तो ये सीरीज हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक और लिख लो, मान लो 1 प्लस माइनस 2 प्लस 3 और प्लस 4, मान लो इस तरह से कोई हो, प्लस 5 प्लस माइनस 5। क्या सर बीच में प्लस ही होता है? माइनस भी हो सकता है? हाँ हो सकता है। अगर मान लो मैं लिखूं 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 6 प्लस सो ऑन, तो एक तरीके से देखा जाए ये एक सीक्वेंस का एलिमेंट्स का सम है, सीक्वेंस की टर्म्स का सम है, जिसकी टर्म्स ये थी कुछ,
तो आप सोचो सर बीच में प्लस हो सकता है, नहीं, प्लस के बजाय माइनस भी हो सकता है, क्योंकि उस वक्त जो सीक्वेंस रही होगी वो सीक्वेंस ये रही होगी 5 प्लस -6 प्लस सो ऑन। तो यहाँ जो सीक्वेंस रही होगी हमारे पास वो रही होगी 1 -2 3 -4 5 -6 एंड सो ऑन। तो इसलिए ध्यान रखें, कई बच्चे सिर्फ ये सोचते हैं कि सीक्वेंस सीरीज का मतलब है टर्म्स के बीच में हमेशा प्लस लगा होगा। असल में लगा हमेशा प्लस ही होता है, लेकिन बीच में कभी कभी माइनस आ जाता है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस होता है उसकी टर्म्स कैसी होती हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यह क्या हो गया, सीक्वेंस, यह हो गया सीक्वेंस। और अगर मुझे इससे सीरीज बनानी थी तो मुझे इसकी टर्म्स के बीच में क्या लगाना था सर, प्लस लगाना था। इसकी टर्म्स के बीच में क्या लगाना था, प्लस। तो जब मैंने प्लस लगाया तो ये हो गया हमारा सीक्वेंस। हाँ सर ये तो सीक्वेंस हो गई भाई, ढंग से लिख देते हैं, ये हो गई सीक्वेंस। हाँ तो दिस इज सीक्वेंस, और ये हो गई इसकी कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज, ये हो गई इसकी कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज, ये इसकी कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज हो गई। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि सीक्वेंस, इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई, इंपॉर्टेंट बात यह हो गई कि सीक्वेंस सीरीज की टर्म्स के बीच में माइनस भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि माइनस नहीं अलाउड है। ठीक है, तो ये हो गया सीक्वेंस, और ये हो गई इसकी कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज, ये हो गई कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज, है ना। बीच में क्या लगा दिया, एक तरीके से प्लस लगा दिया एग्जाम्पल के तौर पर। मेरे ख्याल से क्लियर है। किसी भी सीरीज में एक चीज ध्यान रखिए, दुनिया की कोई भी सीरीज हो, इन एनी सीरीज Sn जो है, अगर उसमें से Sn -1 कर दिया जाए, यानी n टर्म्स के सम में से n -1 टर्म्स का सम माइनस कर दिया जाए, तो वह हमेशा Tn देगा, वह हमेशा Tn देगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, S1 बराबर T1 होता है, S2 बराबर T1 प्लस T2 होता है, दो टर्म्स का सम, S3 बराबर T1 प्लस T2 प्लस T3 होता है। अक्सर बच्चे ये छोटी सी बात भूल जाते हैं कि S1 बराबर T1 होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार टर्म 1 हमें सम से मिल जाएगी आराम से। अगर आपको यह बात याद है कि S1 बराबर कितना होता है, T1 होता है, तो वहां से आप टर्म 1 आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर अगला पॉइंट, अगला पॉइंट ध्यान रखिए, इफ फॉर a sequence of, if for a sequence Sn बराबर an square plus bn, that is it is a quadratic of this form, then ध्यान रखना, then it is an, क्या होता है, बिल्कुल सही कह रहे हो, then it is an AP, then it is an AP with common difference, with common difference कितना, 2a, विथ कॉमन डिफरेंस 2a, और जो टर्म 1 होगी एंड T1 बराबर a प्लस बी। वो मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा, T1 इसके बराबर कैसे, हमने a प्लस बी रख दिया, T1 बराबर a प्लस बी कैसे रख दिया। तो यहां पर मैंने आपको, यहां पर जब मैंने आपको AP बताया था, मैंने आपको बताया AP का स्टैंडर्ड अपीयरेंस ये है, बिल्कुल सर। AP के स्टैंडर्ड अपीयरेंस में आप देख रहे हैं हर टर्म पिछली टर्म से क्या है, D ज्यादा है, D इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स, यानी T इज द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स। तो इसको D को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, D को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, D इज कॉल्ड एज कॉमन डिफरेंस, है ना। D क्या है, कॉमन डिफरेंस है। और इस पर भी इंपॉर्टेंट बात, अगर D 0 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा, इंक्रीजिंग AP होगी, और अगर D 0 से छोटा है डिक्रीजिंग AP होगी, और अगर D 0 है तो कांस्टेंट AP होगी। तो कैसी होगी, कांस्टेंट AP, देन इट विल बी ए कांस्टेंट AP, यानी D 0 भी हो सकता है। तो AP मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड अपीयरेंस ये थी, ये इसका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमेशा याद रखिए, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स को लेंगे उनका डिफरेंस। तो अगली टर्म माइनस पिछली टर्म इज, अगली टर्म माइनस पिछली टर्म, अगली टर्म माइनस पिछली टर्म, ये हमेशा कांस्टेंट होता है, और ये किसके बराबर कहलाता है, कॉमन डिफरेंस के बराबर होता है। और सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, ये याद रखिएगा सारी चीजें। यहां एक एक चीज हमने आपको
सीक्वेंस बता दिए क्या होता है। तो समराइज सीक्वेंस क्या है, पैटर्न, किसी भी एक डेफिनेट ऑर्डर में लिखी हुई टर्म्स को सीक्वेंस कहते हैं। अगर उनके बीच में प्लस लगा जाए तो सीरीज होती है। अगर सीक्वेंस की टर्म्स एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करें, जरूरी नहीं है पैटर्न फॉलो करें, लेकिन अगर करें तो उस केस में सीक्वेंस क्या बन जाती है, प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन में हम कुछ स्पेशल टाइप के प्रोग्रेशन पढ़ते हैं, जिसमें है एपी, जीपी, एचपी, एजीपी। तो पहले हमने पढ़ी एपी। एपी में हर अगली टर्म पिछली टर्म से कांस्टेंट डिफरेंस बेयर करती है, यानी अगली माइनस पिछली करने पर हमेशा कांस्टेंट डिफरेंस आता है, उसी को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और यह उसकी nth टर्म और सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहां पर रिवाइज कर लिए। और यह भी बताया कि अगर किसी भी, एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर क्वाड्रेटिक ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी टाइप का है तो वो एपी नहीं होगी, तो वो एपी नहीं होगी। इट विल नॉट बी एन एपी। एपी के लिए इट शुड बी क्वाड्रेटिक ऑफ द फॉर्म ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, जहां पर सी की वैल्यू 0 होनी चाहिए, कांस्टेंट टर्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर ए बी सी आर इन एपी, अगर ये एपी में है देन तो क्या होगा, देन 2b इक्वल टू ए प्लस सी। तो ध्यान रखिए, ए बी सी अगर एपी में है तो 2b बराबर ए प्लस सी, और ये वाइसी वर्सा होल्ड करता है। तो अगर हम कहें तो ये ऐसे होल्ड करता है, आर इन एपी, देन 2b इक्वल टू ए प्लस सी। और b इज कॉल्ड, b को क्या बोलते हैं, b इज कॉल्ड सिंगल अरिथमेटिक मीन between A and B, between A and B. This is called a single arithmetic mean between A and B. तो ये चीज याद रखेंगे, सिंगल अरिथमेटिक मीन बोलते हैं between A and B. So that is called a single arithmetic mean between A and B. अब हम क्या एक से ज्यादा अरिथमेटिक मीन्स की बात कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, हम एक से ज्यादा अरिथमेटिक मीन्स की बात कर सकते हैं। क्या? अगर मान लीजिए इफ a1, a2, a3 so on up to an comma b are in AP, then ध्यान रखें, देन ये जो बीच में लिखा हुआ है, देन a1, a2, a3 and so on up to an are called n arithmetic means between A and B, NAMs between A and B। इनको हम n अर्थमेटिक मीन्स बोलते हैं। यानी अगर A B C है और B बीच में अकेला है तो उसे सिंगल अर्थमेटिक मीन बोलेंगे। अगर A और C है, उसके बीच में B अकेला था और AP में थे तीनों के तीनों, तो B क्योंकि अकेला था तो उसे सिंगल अर्थमेटिक मीन। अगर A और C लिखा है और उसके बीच में n नंबर्स डले हैं और ये सब के सब AP में हैं, ये पूरी की पूरी एक AP है, तो इसमें A1, A2, A3, AN ये सब के सब क्या कहलाएंगे, अर्थमेटिक मीन्स कहलाएंगे, n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन A एंड B। और इनकी प्रॉपर्टी होती है कि A1 प्लस A2 से लेकर AN, इन सब का सम होता है n टाइम्स A प्लस B बाय 2, दैट इज इक्वल टू n टाइम्स सिंगल अर्थमेटिक मीन between A and B, single arithmetic mean between A and B. So that is what we mean by, that is how we get the sum of n arithmetic means between two numbers. तो ध्यान रखिए, sum of n arithmetic means, sum of n AMs between two numbers is equal to n times single arithmetic mean between the two numbers, between the two numbers। तो यह बात आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए कि sum of n arithmetic means between two numbers is equal to n times the single arithmetic mean between the two numbers। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद होना चाहिए आपको। और n arithmetic means की परिभाषा क्या है, वो ये है, ऐसे n नंबर्स जो इनके बीच में डाल दी जाए ताकि रिजल्टिंग जो सीक्वेंस बने वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाए, तो वो n नंबर्स कहलाते हैं अर्थमेटिक मीन्स। और अगर ABC AP में है तो अगर ABC AP में है तो फिर आप कह सकते हैं कि इस केस में
जो b है दैट इज कॉल्ड सिंगल अर्थमेटिक मीन, और वो किसके बराबर होगा, वो होगा a प्लस सी बाई 2 के, या फिर 2b बराबर a प्लस सी होगा। ये छोटी सी बातें हैं, याद रखिएगा। अब कई बार आपसे nth टर्म फ्रॉम द एंड भी पूछ लिया जाता है एपी में, nth टर्म फ्रॉम एंड या kth टर्म फ्रॉम एंड, kth टर्म फ्रॉम एंड इन एन एपी। तो nth टर्म फ्रॉम, kth टर्म फ्रॉम द एंड मान लीजिए a प्लस डी, a प्लस 2d और फिर a प्लस 3d से लेकर मान लो हमारे पास ये एक AP है a प्लस n माइनस 1d, ये लास्ट टर्म है, ठीक है। तो इसको करने के दो तरीके हैं, t के फ्रॉम लास्ट या फ्रॉम एंड इज इक्वल टू t ऑफ n माइनस k प्लस 1 फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम बिगिनिंग। ये कुछ ऐसा ही है जैसे मान लो 2 4 6 8 10, मान लो लास्ट से मैं तीसरी टर्म देख रहा हूं, तो ये शुरू से लास्ट से अगर मैं मान लो ये देखता हूं सेकंड टर्म, इफ आई एम लुकिंग एट द सेकंड टर्म फ्रॉम द लास्ट देन दिस इज नथिंग बट, यहाँ कितनी टर्म्स हैं सर, यहाँ टर्म्स हैं सर ये चौथी है शुरू से, और कैसे आया, t2 फ्रॉम लास्ट फ्रॉम एंड इज इक्वल टू टी ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, 1 2 3 4 5, 5 माइनस 2 प्लस 1 यानी t4 फ्रॉम स्टार्ट, फ्रॉम बिगिनिंग या स्टार्टिंग। तो ध्यान रखें इट इज इक्वल टू टी एन माइनस के फ्रॉम स्टार्टिंग, यानी कि अगर आपको टी एन माइनस के प्लस 1 फ्रॉम स्टार्टिंग, टी एन माइनस के प्लस 1 फ्रॉम स्टार्टिंग, दैट इज हाउ यू गेट द kth टर्म फ्रॉम द एंड। दूसरा तरीका हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता था कि आप इसको रिवर्स कर देते, दूसरा तरीका था आप इसको रिवर्स कर देते, रिवर्स रिवर्स द एपी, एपी को रिवर्स कर दो, तो अब ये एल, एल माइनस डी, एल प्लस 2d, एल माइनस 2d एंड सो ऑन, लास्ट में ए। तो टी के फ्रॉम एंड जो हमें चाहिए दैट विल बी नथिंग बट, इसमें टी के फ्रॉम बिगिनिंग, टी के फ्रॉम बिगिनिंग, इसमें टी के बिगिनिंग से ढूंढ लो, वो क्या हो जाएगा सर, वो हो जाएगा एल प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस डी। तो जब आप इसे रिवर्स करोगे तो कॉमन डिफरेंस डी की बजाय क्या हो जाएगा, माइनस डी हो जाएगा, डी विल बी रिप्लेस्ड बाय माइनस डी। तो जब रिवर्स करते हैं तो पहले जो कॉमन डिफरेंस था, इसका कॉमन डिफरेंस कितना था, इसका कॉमन डिफरेंस था डी, इसका कॉमन डिफरेंस था डी, है ना। अब जो रिवर्स करके हमारे पास नई एपीआई है, इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो है माइनस डी, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, माइनस डी। रिवर्स कर दिया तो कॉमन डिफरेंस माइनस डी हो गया, और इसका टी के फ्रॉम एंड विल बी नाउ दिस। आई होप दिस इज क्लियर, ये बात समझ में आ गई, क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है, और इसके ऊपर प्रॉब्लम भी किए हैं। अगर आप इसके साथ साथ 2-4 प्रॉब्लम भी कर लो, 1-2 प्रॉब्लम साथ साथ जैसे टॉपिक पढ़ा है इसका एक प्रॉब्लम करके देख लो, तो थोड़ा और अच्छी फील आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसा करोगे तो मस्त हो जाएगा। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एपी पर, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। अगर मैं प्रॉपर्टीज ऑफ एपी की बात करूं, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी में सबसे पहली प्रॉपर्टी, सम ऑफ एनी टू इक्विडिस्टेंट टर्म्स, एनी टू इक्विडिस्टेंट टर्म्स फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड, डिस्टेंट टर्म्स फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड, फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड are equal, is constant, from beginning and end is constant, हमेशा constant होता है, and is equal to sum of first and last term, sum of first and last term। कहने का मतलब अगर मेरे पास a प्लस डी, a प्लस 2d से लेकर मेरे पास
यहाँ पर हो a प्लस n माइनस 1d और ये l के बराबर हो, तो tk फ्रॉम स्टार्ट, tk फ्रॉम बिगिनिंग प्लस tk फ्रॉम एंड, इसका सम हमेशा कांस्टेंट होगा और वह बराबर होगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट term. So that is point number 1 and it is a very important property which you should know. Tk from beginning, Tk from end is equal to first plus last. Then property number 2, property 2 की बात करें तो property 2 है in an AP Tk या Tn, कोई भी nth टर्म ले लो, है ना, हाँ कोई भी nth टर्म अगर आप लेते हैं इन एन एपी, कोई भी टर्म उठा लो, इज इक्वल टू Tn प्लस के प्लस Tn माइनस के बाय टू। दैट इज के अगर आप कहीं पर भी कोई सी भी टर्म ले लें, उससे k कदम आगे वाली टर्म, उससे k कदम पीछे वाली टर्म, इन दोनों का सम का एवरेज, इन दोनों का एवरेज जो होगा वो tk के बराबर होगा। दैट इज tk विल बी Tn प्लस के प्लस Tn माइनस के बाय टू। Tn प्लस के का मतलब समझ गए, जैसे मान लीजिए अब आपने लिखा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, मान लीजिए आपने इसकी एक टर्म पकड़ ली, ये वाली टर्म पकड़ ली, इससे आप 2 टर्म्स आगे कूदे 16 आया, हाँ सर, इससे 2 टर्म्स पीछे कूदे तो 8 आया, बिल्कुल सर। अब देख लो क्या 12 बराबर 8 प्लस 16 बटे 2 है, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। यानी इससे ये एक तरीके से कौन सी टर्म हुई सर, 1 2 3 4 5, ये टर्म 5 है, ये कौन सी टर्म है, दिस इज टर्म 5, ये टर्म 7 थी तो 5 प्लस 2, और ये टर्म 3 थी 5 माइनस 2, तो आपने देखा दोनों को जोड़ के एवरेज लिया तो ये इसके बराबर आ गई। इसी तरीके से अगर आप पहली प्रॉपर्टी भी फील करना चाहते हैं, अगर आपने मान लीजिए इसी में एक एग्जाम्पल हो गया, इसी में मान लीजिए आपने तीसरी टर्म ली शुरू से और लास्ट से तीसरी ली, इन दोनों को जोड़ के देखो, शुरू से तीसरी और लास्ट से तीसरी, तो T3 फ्रॉम स्टार्ट प्लस T3 फ्रॉम एंड, देखना जरा कांस्टेंट आता है कि नहीं आता, फ्रॉम एंड, क्या वह आएगा 6 प्लस 16 and that is equal to 2 plus 20, first plus last term, and it is equal to first term plus last term. So this is an important property which you should remember. फिर property number 3, sum and difference of two APs is an AP, 2 AP को जोड़ दिया जाए और 2 AP को घटा दिया जाए, तो उनका सम, या मतलब जो उनको जोड़ने पर और घटाने पर जो नई AP बनती है, जो नई सीक्वेंस बनती है वो भी AP होती है, और वो भी कहने का मतलब अगर 2 AP हैं अलग अलग, एक AP1 और एक AP2, अगर इन दोनों APs को जोड़ दिया जाए तो नई एक AP बनेगी, नई जो सीक्वेंस बनेगी वो भी एक AP होगी, दोनों घटा दिया जाए तो जो नई सीक्वेंस बनेगी वो भी एक AP होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, एक है 3 7 और 11 15 19 23 एंड सो ऑन। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, इसका कॉमन डिफरेंस है D1 इज हाउ मच सर, D1 है अपने पास में 2, D2 कितना है तो D2 है 4, फोर नहीं 3 लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, दिखाई भी देगा आपको, 3 का डिफरेंस पर लेते हैं, इट वुड बी बेटर। तो यहाँ 6, यहाँ 9, यहाँ 12, यहाँ 15, यहाँ 18, तो D2 कितना हो गया, 3 हो गया। अब आपने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया, AP1 प्लस AP2, तो अगर दोनों को ऐड करते हो तो भी नई AP बन जाएगी। उसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो ये 5
10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन। और इसका जो D है वो है 5, जो कि बराबर है D1 प्लस D2, यानी कि वो AP बन जाती है और जो कॉमन डिफरेंस होता है वो दोनों के कॉमन डिफरेंस का सम हो जाता है। अगर आप पहली AP माइनस दूसरी AP कर दें, दो APs का डिफरेंस ले लें, तो वो हो जाएगा -1, -2, फिर माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6 एंड सो ऑन। और अगर मैं कॉमन डिफरेंस पूछूं, अगली माइनस पिछली होती, ध्यान रखना, तो -2 -1, तो -1 आ गया कॉमन डिफरेंस, जो कि साफ तौर पर D1 माइनस D2 है, जो कि D1 माइनस D2 है। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। फिर आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 पर। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है? प्रॉपर्टी नंबर 4 says if we multiply or if we add or subtract each term of AP by K, then with K, if we add or subtract each term of AP with K, then resulting sequence is an AP, then resulting sequence is also an AP with same common difference, यानी से कॉमन डिफरेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। विद सेम कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। वेयर एज इफ वी मल्टीप्लाई ईच टर्म, मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड ईच टर्म बाय के, के जीरो नहीं होना चाहिए डिवीजन में, है ना, फॉर डिवीजन, के नॉट इक्वल टू 0 फॉर डिवीजन, if we multiply or divide each term by k, then resulting sequence is also an AP, then resulting sequence भी क्या होगा, is also an AP with common difference। कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, with common difference कितना हो जाएगा, with common difference KD and D by K रिस्पेक्टिवली। यानी मल्टीप्लाई में कॉमन डिफरेंस डी से के से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवीजन में कॉमन डिफरेंस के से डिवाइड हो जाएगा, उसमें के से मल्टीप्लाई होगा, इसमें के से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 4। तो कुछ भी नंबर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो एपी ही मिलेगी, मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें तो भी एपी ही मिलेगी हर टर्म को। यानी हर टर्म को में हमने के ऐड कर दिया, हर टर्म में के सब्ट्रैक्ट कर दिया, या फिर हर टर्म को के से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर हर टर्म को के से डिवाइड कर दिया, देन इन एवरी केस वी शैल गेट एन एपी। बट इन केस ऑफ सम और डिफरेंस, यानी आपने के ऐड किया या के माइनस किया, तो उस केस में जो एपी आएगी उसका कॉमन डिफरेंस वही होगा जो इनिशियल एपी का था। जबकि डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन में जो कॉमन डिफरेंस है, मल्टीप्लिकेशन में के टाइम्स हो जाएगा और डिवीजन में के से डिवाइड हो जाएगा। सो यू शुड रिमेंबर दिस। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर टू बी नोटेड। फिर प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 यह है, थ्री नंबर्स इन एपी अगर कभी लेना हो, थ्री नंबर्स इन एपी आप ले सकते हैं a माइनस डी, a प्लस डी, 4 नंबर्स इन एपी। इस तरह से लेने का कोई फायदा तभी होता है जब आपको सम ऑफ, ऐसा लिखा हो कि भाई 3 नंबर्स एपी में हैं जिनका सम यह है, जिनका सम गिवन हो क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि अगर आप इन सबको ऐड करते हैं तो सीधा a की वैल्यू मिलेगी, है ना, डी कट जाएगा। तो ये तभी फायदा है जब आपको सम वगैरह दे रखा हो क्वेश्चन में। 4 नंबर्स इन एपी, a माइनस 2d, फिर a माइनस डी,
नहीं, a माइनस 3d, फिर a माइनस डी, फिर a, फिर a प्लस डी, और फिर a प्लस 3d। यहां पर कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस है d का, कॉमन डिफरेंस है d का, और यहां पर कॉमन डिफरेंस है 2d का। तो जब भी 4 टर्म्स लेंगे तो ऐसे लेंगे, 5 टर्म्स लेनी है तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, और फिर a प्लस 2d। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो कॉमन डिफरेंस d का है, कॉमन डिफरेंस d। ठीक है, तो ये हो गया 5 नंबर्स इन AP, 5 नंबर्स इन AP। फिर अगर 6 नंबर्स लेने हो तो a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस 2d, a माइनस d, फिर a प्लस d, फिर a प्लस 3d, फिर a प्लस 5d। यहां पर कॉमन डिफरेंस है 2d का। मेरे ख्याल से अब आप पैटर्न समझ गए होंगे। ठीक है, तो दिस इज 3 नंबर्स, 4 नंबर्स, 5 नंबर्स एंड 6 नंबर्स इन AP। तो अगर आपको 6 नंबर्स इन AP चाहिए तो दिस इज इट, 6 numbers in AP। तो these are 6 numbers in AP। इन सब में एक चीज ध्यान रहे, फर्स्ट टर्म इज नॉट A। ध्यान रहे, फर्स्ट टर्म इज नॉट A। फर्स्ट, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है बच्चे इसमें A ले लेते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इज नॉट A, फर्स्ट टर्म A नहीं है। यह बात बिल्कुल याद रखें, यह बात बिल्कुल अच्छे से याद रखें कि इसमें फर्स्ट टर्म A नहीं है। A इज नॉट द फर्स्ट टर्म इन दिस। तो दीज आर द 5 प्रॉपर्टीज जो अभी हमने पढ़ी है ना। हाँ, तो ये 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, और एक प्रॉपर्टी मैं आपको बता ही चुका हूं कि अगर Sn बराबर हो an² प्लस bn, तो उस केस में वो जो सीक्वेंस है, वो जो सीरीज है, वो क्या होगी? AP होगी। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रोग्रेशन की, जिसका नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अब बात कर रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इसकी जो स्टैंडर्ड अपीयरेंस होती है वो ऐसी होती है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये GP, AR² AR³ एंड सो ऑन। ये है एक स्टैंडर्ड अपीयरेंस है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। इसमें ईच अगली टर्म अपॉन पिछली टर्म, ये हमेशा एक कांस्टेंट होती है, और इसी को हम R बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? R। और यह क्या कहलाता है? कॉमन रेशियो। यह कहलाता है कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह, नन ऑफ द टर्म्स ऑफ GP कैन बी जीरो, नन ऑफ द टर्म्स ऑफ GP इज जीरो। कोई भी टर्म जीरो नहीं होती, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी अगर आप टर्म nth की बात करें, इफ यू टॉक ऑफ टर्म nth, तो उसकी जो टर्म nth होती है वो होती है a इंटू आर टू द पावर n-1, दैट इज टर्म nth। और इसके सम ऑफ n टर्म्स की अगर बात करें, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP, दैट इज इक्वल टू a इंटू आर टू द पावर n-1 अपॉन r-1, प्रोवाइडेड r इज नॉट इक्वल टू 1। और अगर r 1 हो जाता है then it is equal to NA, then it is equal to NA। तो R बराबर हो जाता है NA के। फिर a GP of positive terms, a GP of positive terms is increasing, कब? is increasing if R is greater than 1। a GP of positive terms
is decreasing if r is from 0 to 1, अगर r 0 से 1 के बीच में हो। तो ये चीज याद रखिएगा, ये चीज याद रखिएगा कि कब एक जीपी ऑफ पॉजिटिव टर्म्स इंक्रीजिंग होती है और कब यह डिक्रीजिंग होती है। ठीक है, तो यहां से ये नेगेटिव टर्म्स के बारे में आप खुद सोचना, नेगेटिव टर्म्स के बारे में अब आप खुद सोचना, क्लास में बताया अभी, ये खुद सोचो उसके बारे में। ठीक है, और इनफाइनाइट जीपी का सम एस इन्फिनिटी दैट इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, और आर की जो वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए। दैट इज द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, यानी कि यह इस सीरीज का सम है। किस सीरीज का सम? यह इस सीरीज का सम है, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ऑन टिल इंफिनिटी, प्लस ऑन टिल इंफिनिटी। इट इज द सम ऑफ दिस सीरीज। तो इस सीरीज का सम कितना होता है? ए अपॉन 1 माइनस आर, और शर्तें क्या है? आर की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, तब ऐसा होगा। ठीक है, फिर इफ A and B and C are three positive numbers in GP। अगर ये 3 नंबर्स हैं पॉजिटिव नंबर्स इन GP, देन B इज कॉल्ड, तब हम जो ये B है ना बीच का सेंट्रल वाला, देन B इज कॉल्ड सिंगल ज्योमेट्रिक मीन, इज कॉल्ड सिंगल ज्योमेट्रिक मीन, single geometric mean between A and B, then A and C। तो B को क्या बोला जाता है? सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बोला जाता है किसके बीच में? A और C के बीच में। और जो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन होता है इसकी वैल्यू कैसे मिलेगी, आइए देखते हैं। तो दिस इंप्लाइज, अगर देखा जाए तो B अपॉन A इज इक्वल टू C अपॉन B, क्योंकि नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय द प्रीवियस टर्म ये हमेशा एक कांस्टेंट होगी, कॉमन रेशियो के बराबर होगी। तो यहां से हमारे पास कंडीशन आ जाएगी B स्क्वायर इज इक्वल टू AC, B स्क्वायर इज इक्वल टू AC, यानी सिंगल ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर बराबर द प्रोडक्ट ऑफ द टू एक्सट्रीम टर्म्स। तो B स्क्वायर इज इक्वल टू AC, तो अगर ABC GP में है तो B का स्क्वायर बराबर होगा A इंटू C के। और इसी बात को अगर हम ज्यादा नंबर्स के लिए कह दें, if A comma C are two positive numbers such that A comma B कह देते हैं, A comma B are two positive numbers and A comma G1 G2 G3 and so on up to Gn comma B are in GP, then G1 G2 G3 so on up to Gn are called n geometric means, are called n geometric means between A and B। तो कुल मिलाकर ज्योमेट्रिक मीन जैसी चीज जो है, कई बार हम समझते हैं बहुत ज्यादा बड़ी चीज है, नहीं यार ये बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। अगर आपके पास दो नंबर्स हैं उनके बीच में एक नंबर डाल दो ताकि वो जीपी में बन जाए, तो वो जो नंबर आपने डाला था सिंगल, दैट इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द टू नंबर्स, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं उसको। और अगर आपके पास दो नंबर्स उनके बीच में कुछ एन नंबर्स डाल दिए ताकि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो जीपी बन जाए, तो जो नंबर्स आपने बीच में डाले थे वो सबके सब क्या कहलाएंगे? एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। और इनकी एक बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी होती है, और वो खूबसूरत प्रॉपर्टी बिल्कुल सही जो आप सोच रहे हैं, G1 इंटू G2 इंटू Gn, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, प्रोडक्ट ऑफ n जियोमेट्रिक मीन्स बिटवीन n ज्योमेट्रिक मीन्स between A and B, between A and B is equal to single geometric mean
single geometric mean to the power n. Single geometric mean to the power n. That is single GM between A and B whole to the power n. Whole to the power n. So that is how we have defined n geometric means between two numbers. दो नंबर्स के बीच में हमने ज्योमेट्रिक मीन्स ऐसे डिफाइन किया. आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि ज्योमेट्रिक मीन सर हमने यहाँ नंबर्स पॉजिटिव ही क्यों लिए. अगर हम नंबर्स नेगेटिव लेते हैं, मान लो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो उसमें कई बार क्या होता है हमारे पास जो ज्योमेट्रिक मीन्स होते हैं बीच में वो इमेजिनरी भी आ सकते हैं कई बार. तो उस सब चीज़ों को हमने अवॉइड करने के लिए ज़्यादा अच्छा यही रहेगा कि हम जो ज्योमेट्रिक मीन डिफाइन करें वो पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही डिफाइन कर लें, क्योंकि अल्टीमेटली ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन, इन सब की जो जरूरत पड़ती है वो आगे चलकर AM GM इनइक्वालिटी में पड़ती है. और जहां पर जो नंबर्स हैं वो नंबर्स कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए. इसीलिए हमारा जो फोकस ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो तभी रहता है जब ये दोनों नंबर्स कैसे हों, पॉजिटिव हों. A और B पॉजिटिव है, यहाँ A और C पॉजिटिव है, B पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर्स पर ही हमारा इंटरेस्ट ज्योमेट्रिक मीन के लिए रहता है, क्योंकि वही यूज होता है आगे चलकर AM GM में. So that is why we have considered only positive numbers. नेगेटिव भी ले सकते थे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, लेकिन उसमें भी बहुत सारे दिक्कतें बीच बीच में आती है. जैसा मैंने आपको बताया कई बार ज्योमेट्रिक मीन्स हो सकता है इमेजिनरी आ जाए कहीं, तो ठीक है ना, तो उस तरह की दिक्कत वहां आती है. तो इस कारण से जब हम ज्योमेट्रिक मीन डिफाइन कर रहे हैं वो हमने किसके लिए कर लिया, पॉजिटिव नंबर्स के लिए. तो ये हुआ ज्योमेट्रिक मीन और ये हो गई उसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि आपको याद रखनी है. अब आगे बढ़ते हैं. अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट सीक्वेंस की, सीरीज की, जिसे हम कहते हैं अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज. अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज. अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज नाम से ही जाहिर है कि यह क्या है. नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें अरिथमेटिक यानी AP और GP दोनों कहीं ना कहीं मिलती हुई दिखाई देंगी. तो वी आर टॉकिंग ऑफ AGP, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज की बात कर रहे हैं हम. तो अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज में वी आर टॉकिंग ऑफ AP एंड GP कंबाइंड. तो कैसी दिखाई देती है अपीयरेंस, A प्लस D इंटू R, फिर A प्लस 2D इंटू R स्क्वायर, फिर A प्लस 3D इंटू R क्यूब एंड सो ऑन. दिस इज द अपीयरेंस ऑफ अ AGP. तो ये AGP मिलती कैसे है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ एन AP एंड GP. तो अगर आप AP और GP के कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को, है ना, ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स, ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग corresponding terms of an AP A plus D, A plus 2D, फिर A plus 3D, मान लो ये हम AP लिख लें, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को एंड GP वो क्या लिख लें, 1R स्क्वायर R क्यूब एंड सो ऑन. और इनके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को हम मल्टीप्लाई कर दें, फिर मल्टीप्लाई द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ दिस, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, देन व्हाट वी गेट इज द रिजल्टिंग प्रोग्रेशन विच इज द अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और AGP. इसका सम फाइंड करने का तरीका जो है वह काफी दिलचस्प है. वो क्या है, A प्लस D इंटू R, A प्लस 2D इंटू R स्क्वायर प्लस A प्लस 3D इंटू R क्यूब प्लस सो ऑन. मान लो हम n टर्म्स तक बात कर रहे हैं, तो A प्लस n माइनस 1D इंटू R टू द पावर n माइनस 1. What we do is we multiply each term by R, यानी हम हर टर्म को R से मल्टीप्लाई करते हैं और एक एक टर्म शिफ्ट कर देते हैं. तो S इज इक्वल टू A R प्लस A प्लस D R स्क्वायर प्लस A प्लस 2D R क्यूब एंड प्लस सो ऑन A प्लस n माइनस 2 D इंटू
आर की पावर n माइनस वन प्लस ए प्लस n माइनस वन डी आर की पावर, और फिर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यानी हमने ये लिखा और फिर हम इन दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आर से मल्टीप्लाई किया मैंने दोनों साइड पर, वी हैव मल्टीप्लाइड बोथ द साइड्स बाय आर, और एक एक टर्म को शिफ्ट किया, और यहां हम लिख देंगे प्लस जीरो और यहां भी प्लस जीरो। और जैसे ही आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास वन माइनस आर इन टू एस आ जाएगा, सम ऑफ n टर्म्स, और ये हो जाएगा डी आर, ये हो जाएगा ए प्लस डी आर, क्योंकि ए आर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी इंटू आर, फिर प्लस डी इंटू आर स्क्वायर प्लस डी इंटू आर क्यूब प्लस सो ऑन डी इंटू आर टू द पावर n माइनस वन, और माइनस ए प्लस n माइनस वन डी आर टू द पावर n, ये आ गया। और यहां से हम s इंटू वन माइनस आर की वैल्यू आराम से लिख सकते हैं। d कॉमन ले लेंगे, ये क्या बन गई, ये बन गई एक जीपी, आर स्क्वायर आर क्यूब ऑन अप टू आर टू द पावर n माइनस वन, और माइनस ए प्लस n माइनस वन डी आर टू द पावर n, एंड दिस होल अपॉन वन माइनस आर, दैट विल गिव यू द सम ऑफ दिस जीपी। और इसका सम आप निकाल सकते हैं, इस ए जीपी का सम यहां से हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। सो ये तो हो गया एक फाइनाइट एजीपी के लिए। इनफाइनाइट एजीपी में भी यही प्रोसीजर लगाते हैं, यानी आर से कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर एक एक टर्म शिफ्ट करते हैं और माइनस करते चले जाते हैं। उस केस में इन्फिनिटी तक, तो यहाँ डैश 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 टिल इन्फिनिटी आ जाएगा, तो अपने आप वो ऐड हो जाती हैं, उसमें कोई खास ज्यादा मुश्किल आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ तो एन टर्म्स तक एंडिंग हो रही है। लेकिन अगर इनफाइनाइट होती है तो यहाँ प्लस सो ऑन टिल इन्फिनिटी आता है, और ये अपने आप में एक जीपी बन जाती है, इनफाइनाइट जीपी, उसका सम हो जाता, वन माइनस आर से डिवाइड कर देते, आंसर आ जाता। तो इनफाइनाइट जीपी ए जीपी का सम ऐड करना और भी आसान होता है। कई बार क्या होता है कि आपको डायरेक्ट माइनस करने पर जीपी नहीं मिलती। आपने देखा कि आपके पास जो सीरीज है, वो सीरीज में अगर आप कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके माइनस करें तो डायरेक्ट आपको क्या नहीं मिलता, जीपी नहीं मिलती, ये जीपी नहीं मिलती, बल्कि एक बार और मल्टीप्लाई करने के बाद, फिर कॉमन रेशियो से एक बार और मल्टीप्लाई करने के बाद, फिर माइनस करने के बाद आपको एक जीपी मिलती है। तो कई बार यही प्रोसीजर हमें एक नहीं, एक से ज्यादा बार भी यूज करना पड़ सकता है, तो उसमें आप हिचकिचाएं नहीं, यू कैन यूज देम एज मेनी एज टाइम्स यू वांट, कब तक, जब तक माइनस करके क्या ना आ जाए, एक जीपी आपको यहां दिखाई ना दे जाए, तब तक आप इसे माइनस कर सकते हैं। तो मैंने क्या कहा आपको कि मान लो आपने फर्स्ट बार माइनस किया और यहां एजीपी बन गई, यहां पर जीपी बन गई, काम खत्म, ये एजीपी है। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ सीरीज ऐसी होती हैं जो एजीपी तो नहीं होती, लेकिन उनको कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके माइनस करने पर आप पाते हैं आपको एक एजीपी मिल जाती है। तो आप उसमें यह प्रोसीजर एक से ज्यादा बार भी लगा सकते हैं। इसके ऊपर हमने क्लास में क्वेश्चंस भी किए हैं, अगर आप जाकर देखेंगे तो क्लास में जो क्वेश्चंस हमने किए हैं उनको देखकर आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। तो वो वहां आप जाकर देख लीजिए। और अगर आप चाहें तो जैसे कि यहां पर एक क्वेश्चन मैं आपके सामने कर देता हूं, अगर मान लीजिए इन्फिनिट जीपी आ जाए, जैसे मान लो अब जैसे ये आ जाए एस इन्फिनिटी, मान लो आपके पास आ जाए आर वन प्लस आर प्लस टू आर प्लस थ्री आर स्क्वायर प्लस फोर आर क्यूब प्लस ऑन टिल इन्फिनिटी। मान लो इन्फिनिट एजीपी आ जाए, तो क्या करेंगे, इसमें भी हम कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमन रेशियो कितना है आर, और एक टर्म को शिफ्ट कर देंगे बस, टू आर स्क्वायर थ्री आर क्यूब प्लस ऑन टिल इन्फिनिटी, जैसा मैंने आपको बताया था। इनको शिफ्ट करके माइनस करेंगे तो वन माइनस आर इंटू एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू वन प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस ऑन टिल इन्फिनिटी, और इसका सम हो जाएगा वन अपॉन वन माइनस आर। तो एस की इन्फिनिटी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी वन अपॉन वन माइनस आर का होल स्क्वायर। तो अभी जो मैं आपको कह रहा था वो आप इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और रही दो बार माइनस करने वाली बात, तो वो आप यहां और देख लीजिए। मान लीजिए आपको s इज इक्वल टू, सपोज वी हैव 4 एंड
तो दिस इज 10 R, फिर प्लस से 18 R स्क्वायर प्लस 28 R क्यूब प्लस 40 R की पावर 4 प्लस ऑन टिल इन्फिनिटी। मान लो आपको दे रखा है कि R जो है वो 0 से 1 के बीच में या -1 से 1 के बीच में, ये गिवन है आपको, ठीक है। और यहाँ भी R -1 से 1 के बीच में है। अगर आप देखेंगे ये AGP नहीं है, क्योंकि 4, इनके बीच में गैप कितने का है, इनके बीच में गैप है 6 का, इनके बीच में गैप है 6 का, यहाँ पर ये गैप है 8 का, ये गैप है 10 का, ये गैप है 12 का। सो दिस इज नॉट एन AGP, दिस इज नॉट एन AGP, क्योंकि एक पार्ट तो AP में होता है और दूसरा पार्ट GP में होता है, तो ये पार्ट AP में नहीं है। लेकिन हाँ 6, 8, 10, 12 ये AP में है। तो यानी कि हम क्या करेंगे इस केस में, जो मैं अभी आपको कह रहा था, R से मल्टीप्लाई करिए और एक एक टर्म को शिफ्ट कर दीजिए। 4R 18 के बाद यहां जाएगा 10R स्क्वायर और फिर यहां आ जाएगा 18 R क्यूब और यहां 56, कितना आ जाएगा 36 यहां पर हमने R से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4R, यहां आ गया 10R स्क्वायर, यहां आ गया 18R क्यूब, यहां आ जाएगा 28 R की पावर 4 ऑन टिल इन्फिनिटी एंड यू सबट्रैक्ट द टू। तो कई बार आपको ये प्रोसीजर 2 बार लगाना पड़ सकता है। तो 1 - R इंटू एस इज इक्वल टू, यहां कितना हो जाएगा 4 + 4R 4 + 6R प्लस 8R स्क्वायर प्लस 10R क्यूब प्लस 12R टू द पावर 4 प्लस ऑन टिल इन्फिनिटी। नाउ दिस बिकम्स एन AGP। ये AGP बन गई, यह AGP बन गई। कौन से वाले पार्ट AGP बन गई, ये वाली पार्ट। 6R 8R स्क्वायर, देखो 6, 8, 10, 12 ये केस में है, AP में है ना। और साथ में यह जो पार्ट है बचा हुआ वो सब किस में है, GP में है। R स्क्वायर R, तो और ये भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। देखो इसको लिख सकते हैं 4, 6, 8, 10 डेफिनेटली। तो आप क्या करोगे, इसको R से मल्टीप्लाई करोगे 1 - R इंटू एस और यहां लिख दोगे 4R, यहां लिख दोगे 6R स्क्वायर, यहां लिख दोगे 8R क्यूब, यहां 10R की पावर 4 ऑन टिल इन्फिनिटी और सबट्रैक्ट कर दोगे। तो दैट विल गिव यू 1 - R का स्क्वायर इंटू एस इज इक्वल टू 4 + 2R + R क्यूब R स्क्वायर प्लस R क्यूब ऑन टिल इन्फिनिटी। तो आपने देखा यहां हमने वही प्रोसीजर कितनी बार अपनाया, 2 बार अपनाया। तो कई बार होता क्या है, डिफरेंसेस जो हैं वो AP में होते हैं। जैसे यहां डिफरेंसेस जो आपने देखा वो AP में है, तो हम यहां पर वही AGP वाला प्रोसीजर एक की बजाय 2 बार लगा दें। और कई बार क्या होता है, डिफरेंसेस के डिफरेंसेस किसमें होते हैं, AP में। तो ऐसे केस में जो AGP वाला प्रोसीजर है वो कितनी बार लगाना पड़ेगा, वो 3 बार लगाना पड़ेगा। यहां 2 बार में काम हो गया, अब तो आराम से हो ही जाएगा। सो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड। तो दिस इज इट। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं सिग्मा की तरफ, सिग्मा नोटेशन है ना, सिग्मा। Now let us see what do we mean by sigma. Basically sigma stands for summation है ना, sigma stands for summation, that is what sigma stands for. तो सिग्मा नोटेशन के बारे में देखते हैं। Now let us talk about sigma. नोटेशन, सिग्मा नोटेशन। तो सिग्मा में मान लीजिए कभी ऐसा लिखा हो समेशन, दिस इज सिग्मा AR, R varies from 1 to n. So this basically means summation. Sigma stands for summation. तो R 1 to n का मतलब हुआ, आप इसमें A1 प्लस A2 प्लस A3 से लेकर n तक ऐड करते जाओ। यानी 1 पुट करो, फिर 2 पुट करो, फिर 3 पुट करो, फिर उन सबको ऐड करते चले जाओ। तो दैट इज व्हाट समेशन स्टैंड्स फॉर। इसी तरह से एक पाई नोटेशन भी होता है जिसमें हम R 1 to n ऐसे लिखते हैं, और ये AR, दिस स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन सीरीज, A1, A2, A3 एंड सो ऑन अप टू AN। तो कहीं पर भी कैपिटल पाई R 1 to n लिखा हो तो इसका मतलब होता है प्रोडक्ट सीरीज। तो यह तो हो गई सम सीरीज और यह हो गई प्रोडक्ट सीरीज। यह हो गई सम सीरीज, दिस इज सम सीरीज एंड दिस इज प्रोडक्ट सीरीज।
ये एक प्रोडक्ट सीरीज हो गई, तो दिस इज अ प्रोडक्ट सीरीज। तो सम सीरीज और प्रोडक्ट सीरीज, लेकिन अभी हम प्राइमरीली किस पर कंसर्न है, समेशन के ऊपर। तो समेशन की प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा, नाउ लेट अस सी व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा, तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, लेट अस हैव सम प्रॉपर्टीज हियर। सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन यानी कि और सब्ट्रैक्शन, यानी कि कभी ए आर प्लस माइनस बी आर लिखा हो, आर वन टू एन हो, ये भी आर का फंक्शन है, ये भी आर का फंक्शन है, दोनों में आर है, तो इस केस में दिस विल बिकम ए वन प्लस, मतलब ये बन जाएगा समेशन ए आर, आर वेरीज फ्रॉम वन टू एन प्लस माइनस आर वेरीज फ्रॉम वन टू एन बी आर, यानी कि हम कह सकते हैं सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर, सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फिर नेक्स्ट, अगर कभी समेशन आर वेरीज फ्रॉम वन टू एन के टाइम्स ए टू द पावर आर, यानी के क्या है, एक नंबर है जो कि आर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जरूरी नहीं है नंबर हो, एक्सप्रेशन भी हो सकता है, एक्स भी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो है के, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ आर, ये आर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ आर। तो अगर ये मल्टीप्लीकेशन में है तो ये सीधा सीधा बाहर आ जाएगा, समेशन आर वेरीज फ्रॉम वन टू एन ऑफ ए आर। That is, if you have anything in multiplication which is independent of r, does not depend on r, then it comes out of the sigma sign, सिग्मा से बाहर आ जाता है। इसी तरीके से सिग्मा r वन टू n के, ये के कोई कांस्टेंट है, ये फिर से क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ r, इंडिपेंडेंट ऑफ r, एंड दिस वुड बी नथिंग बट n टाइम्स k, ये हो जाता है n टाइम्स k। तो ये याद रखें, ये n टाइम्स k हो जाएगा, क्योंकि आप k को जोड़ते जाएंगे कितनी बार, 1 से लेकर n तक, यानी n बार जोड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा आंसर, n टाइम्स k आ जाएगा। तो दैट इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ दिस सिग्मा। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं सिग्मा की जो आपको याद रखनी है, जो टाइम टू टाइम यूज होती रहती हैं। एक चीज याद रखें, कभी भी ऐसा ना सोचें कि समेशन ऑफ ए आर बाय बी आर, आर वेरीज फ्रॉम वन टू एन, तो कई बच्चे इसमें गलती क्या कर देते हैं, दिस इज नॉट इक्वल टू, ये समेशन ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता डिवीजन में, इट डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट इन डिवीजन, आर वन टू एन, आर वन टू एन, ये ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं होता, ये गलती मत करिएगा आप। इसी तरीके से कई बच्चे ये गलती भी कर देते हैं, मान लीजिए लिखा हो समेशन आर वेरीज फ्रॉम वन टू एन ए आर इंटू बी आर, इसको कई लोग लिख देते हैं समेशन ऑफ ए आर इंटू समेशन ऑफ बी आर, आर वन टू एन और यहां भी आर वन टू एन, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यू कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट, यानी सिग्मा डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट ओवर मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन, सिग्मा डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट ओवर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, वो सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। ये छोटी सी बात जरूरी है याद रखनी, ताकि हम ऐसी गलती ना करें, ठीक है। एक चीज और, आप ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि समेशन हमेशा 1 से शुरू होगा, ये कहीं से भी शुरू हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 0 से हो सकता है, इट कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर टू एनीवेयर। तो यहां मैंने 1 से n का यूज किया है, लेकिन इसे ये मत सोचिएगा कि हमेशा 1 से ही स्टार्ट होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो दिस इज नॉट नेसेसरी। तो कई बच्चे इसको ऐसा भी सोच लेते हैं कि यहीं से शुरू होगा, नहीं, जरूरी नहीं है, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, 0 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। तो यह था समेशन के बारे में। अब यहां
कुछ इंपॉर्टेंट बातें, some important points. And what are those some important points? Some important points to remember. Some important points to remember. और वो जो important points हमें याद रखने हैं वो कुछ इस तरह से हैं. So the important points which you should remember are, सबसे पहला, sum of first n natural numbers, summation of n varies from 1 to n, या summation of r लिख दूं, summation of r varies from 1 to n, that is it is nothing but 1 plus 2 plus 3 से लेकर n तक का सम, ये होता है n into n plus 1 by 2. फिर अगला summation of squares of first and natural numbers, r varies from 1 to n, 1 square plus 2 square plus 3 square से लेकर n square, this becomes n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. और इसी तरीके से let us talk of summation of r cube. Summation r cube, r varies from 1 to n, that is the sum of cubes of first and natural numbers. 1 cube plus 2 cube plus 3 cube से लेकर n cube का जो सम होता है ये होता है n into n plus 1 into 2n, n into n plus 1 into by 2 इसका होल स्क्वायर. और यहां से देखने में बड़ा ही एक आश्चर्यजनक सा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है, वो ये है कि ये देखा जाए तो ये इसका क्या है, स्क्वायर है. तो हम यहां से यह समझ सकते हैं कि सम ऑफ क्यूब्स ऑफ first n natural numbers is equal to sum of first n natural numbers का स्क्वायर. एक छोटा सा रिजल्ट क्या कि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर. ये इसके स्क्वायर के बराबर होता है. यानी कहने का मतलब है अगर एग्जाम्पल के तौर पर 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब और 4 क्यूब ले लें तो जो इसकी वैल्यू होगी वो होगी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 का होल स्क्वायर, यानी कि ये आएगा 100. और अगर आप इसे ऐड करके देख लें तो आप समझ जाएंगे 100 आ जाएगा. ठीक है, तो इसमें इसका यूज हम कहां करते हैं ज्यादातर. एक चीज याद रखिए, फॉर एनी सीरीज इफ इट्स nth term is Tn, then the sum of n terms of the series can be obtained by using what? By using Sn is equal to sigma Tn. n varies from, या sigma Tr कह लो, sigma Tr या Tn कह लो, कुछ ही कह लो, R1 to n. यानी कि अगर आपको किसी भी सीक्वेंस की किसी भी सीरीज की nth टर्म मिल जाए तो आप उसके n टर्म्स का सम चुटकियों में निकाल सकते हैं. भले ही वो AP हो, GP हो या ना हो, आप उसका सम हमेशा से आराम से निकाल सकते हैं. कैसे? अगर आपको उसका nth टर्म पता चल गया तो आपको उसके n टर्म्स का सम निकालना है. n टर्म्स का सम निकालना है तो उसका मतलब क्या हुआ, टर्म 1 प्लस टर्म 2 प्लस टर्म 3 प्लस टर्म 4 से लेकर टर्म n तक ऐड करना पड़ेगा. यानी समेशन ऑफ Tn और Tr, r कहां से कहां तक वेरी करेगा, 1 से n तक. तो किसी भी सीरीज का
अगर आपके सामने कोई ऐसी सीरीज आ जाए जिसको आपने, जो ना तो एपी है ना जीपी है ना एजीपी है, तो उसको सम कैसे करेंगे? हम उसकी nth टर्म निकालेंगे पहले, और जैसे ही हमें nth टर्म मिल जाएगी फिर हम यूज करेंगे Sn बराबर सिग्मा Tn या सिग्मा Tr. R varies from 1 to n. So that is how we can find out the sum of any given arbitrary series जिसमें हमें क्या ना पता हो, जो कि एपी जीपी या एचपी में, एपी जीपी में से दोनों में से कुछ भी ना हो. ठीक है, अब बात करते हैं सम स्पेशल सीक्वेंसेस की, सम स्पेशल सीरीज की, सम स्पेशल सीरीज. सबसे पहले वो सीरीज, सम स्पेशल सीरीज टाइप 1. टाइप 1 is using method of difference. Using method of difference. तो मेथड ऑफ डिफरेंस का यूज करते हैं. उसमें क्या है, इफ ये कहां यूज होती है, मेथड ऑफ डिफरेंस कहां यूज होता है? इफ द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स of a series are in AP, then we use method of difference. तब हम क्या यूज करते हैं? मेथड ऑफ डिफरेंस का यूज करते हैं. मेथड ऑफ डिफरेंस में क्या करा जाता है? मेथड ऑफ डिफरेंस में क्या करते हैं? लगभग एजीपी जैसा ही काम करते हैं, लगभग एजीपी जैसा ही काम करते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर अगर मेरे पास जो सीक्वेंस, जो सीरीज है वो है 4 + 8, 4 + 10 + 18 + 28 + 40 + 54 + so on, और मुझे चाहिए अप टू n टर्म्स इसका सम, अप टू n टर्म्स इसका सम चाहिए. तो आप देख सकते हैं, अगर सक्सेसिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस किसमें हो? एपी में. सक्सेसिव, if the difference between successive terms of a series are in AP, if the differences between successive terms of a series are in AP, then we use method of difference. तो इस मेथड में क्या आप देखो, इनका डिफरेंस कितना है? 6, यहां 8, यहां 10, यहां 12, यहां 14. तो आप देख रहे हैं डिफरेंसेस किसमें हैं? डिफरेंसेस आर इन एपी. सक्सेसिव टर्म्स के बीच के डिफरेंसेस एपी में हैं. तो इस मेथड में क्या करते हैं, हम टर्म nth पता लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ना तो ये एपी है ना जीपी है, डिफरेंसेस एपी में है. तो जब भी ऐसी कोई सीरीज या सीक्वेंस आए जिसकी आपको कोई भनक नहीं है, एपी है जीपी है, तो आप उसकी टर्म nth निकालने के लिए जुड़ जाइए. तो टर्म nth यहां कैसे निकालेंगे? यहां लिख देंगे 4, 10, 18, 28 ऑन अप टू tn, और फिर से ऐसे लिखेंगे और एक एक टर्म शिफ्ट कर देंगे. यानी जैसा अभी हमने एजीपी में किया था लगभग वैसा ही यहां कर रहे हैं, एक एक टर्म शिफ्ट कर रहे हैं. तो इसके नीचे tn-1 और यहां आ जाएगा tn. तो ऊपर लिख देंगे यहां 0, यहां 0, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो व्हेन वी सब्ट्रैक्ट द टू, तो यहां तो आ जाएगा 0, यहां 4 + 6 + 8 + 10 + so on, +8 + 10 + so on, और लास्ट में आएगा tn विद अ माइनस. और अगर आप देखेंगे यहां से यहां तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है tn प्लस, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है n+1. इफ यू लुक फ्रॉम हियर टू हियर यू हैव n+1 टर्म्स. उसमें से अगर आप एक टर्म को अलग कर दें और इन सबको कंबाइन कर लें तो इस ब्रैकेट में बचेंगी n टर्म्स. तो यहां पर हम कह सकते हैं अप टू n टर्म्स. और हमने इस 4 को भी इसी में ले लिया क्योंकि ये AP को डिस्टर्ब नहीं कर रहा. तो tn की वैल्यू कितनी आ गई? तो फ्रॉम हियर यू गेट tn एज 4 + 6 + 8 plus up to n terms, up to n terms, 8, 10 up to n terms.
उसका सम कितना आ गया? अगर मैं इसमें 2 कॉमन ले लूँ तो ये बच गया 1 + 2 + 3 है, फिर ऐसे कर लेते हैं, n/2 2a प्लस n - 1 × 2. So this becomes n × n + 2n + 3, नहीं n + 3, यानी कि n² + 3n. और अगर आप देखेंगे क्या यह टर्म nth है, तो इसे चेक कैसे करेंगे? n को 1 रख दो, 4 आ रहा है, हाँ 2 रख दो, 6 और 4 10, 3 रखो, 9 और 9 18, 4 रखो, 12 और 16 28, बिल्कुल मैच हो रहा है। ये Sn आ गया, ये Tn आ गया। अब Sn निकालना, अभी जो बताया उसका यूज कर लेंगे। तो Sn बराबर क्या लगा देंगे? सिग्मा Tn, सिग्मा Tn, n वेरीज फ्रॉम 1 to n, यानी समेशन ऑफ n² + 3n, n वेरीज फ्रॉम 1 to n। और जब हम इसका सम करेंगे तो आप समझ गए होंगे ये कितना आ जाएगा, n × n + 1 × 2n + 1/6। और आप समझे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो जाता समेशन में, सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन। तो मैंने आपको यहाँ उसका एक एग्जाम्पल भी करके दिखा दिया, देखो n वेरीज फ्रॉम 1 to n, और ये प्लस 3 टाइम्स n × n + 1/2। So that would be the sum of this series. That is how you can use this method. कई बार डिफरेंसेस एपी में होते हैं, तो आप इस मेथड ऑफ डिफरेंस को, जैसा मैंने आपको इसमें बताया, एजीबी में बताया, आप इस मेथड को एक से ज्यादा बार भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हुआ मेथड ऑफ डिफरेंस। इसमें एक चीज याद रखिएगा, इसमें हम कई बार अगर मान लीजिए ये जो डिफरेंस है इसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस। ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस। ठीक है, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस। तो इसका करने का एक दूसरा तरीका भी है, वो क्या है? मान लीजिए आपके पास एक सम, फिर से लिखा हो, 4 + 10 प्लस क्या था भाई, 4 + 10 + 18 + 28 + 18 + 28 + 40 and so on up to n terms, up to n terms। इसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस है 4 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12 एंड सो ऑन। अब इसका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस है, डिफरेंसेस का डिफरेंस 2 2 2 एंड सो ऑन। दिस इज, इसे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस मतलब सक्सेसिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस। ये कहलाता है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस, दिस इज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस। अगर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है तो आप ऐसे सीक्वेंस की, ऐसे सीरीज की nth टर्म को हमेशा क्वाड्रेटिक इन n मान सकते हैं, an² + bn + c, अगर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है। अगर थर्ड ऑर्डर डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है देन यू कैन कंसीडर tn टू बी अ क्यूबिक इन n, an³ + bn² + cn + d। अगर फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है तो देन यू कैन अज्यूम इट टू बी अ 4th डिग्री पॉलिनोमियल। तो ये हो जाएगा। और आप अगर देखेंगे इसमें t1 को आप 4 रखें, t2 को आप 10 रख लें, तो t2 का मतलब क्या होगा, 4a + 2b + c = 10, और t3 को आप कितना रख देंगे, 28 18। और फिर यहां से एबीसी निकालेंगे, आप पाएंगे जो टर्म यहां से आ रही है वही टर्म वहां से आएगी। तो ये मेथड 2 है। मेथड 2 में क्या याद रखना है कि इफ mth ऑर्डर या इफ nth ऑर्डर या mth ऑर्डर कहते हैं, इफ mth ऑर्डर डिफरेंस of a series is constant, then assume term nth is equal to a polynomial of degree m in n। कितने डिग्री का पॉलिनोमियल मानिए? m डिग्री का। किसमें? n में। जैसे यहां पर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस कांस्टेंट था तो हमने tm जो हमने nth टर्म ली वो क्या ली? अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल इन n। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। फिर मेथड ऑफ डिफरेंस कहां यूज होता है? जहां एपी हो। यह वहां भी यूज कर सकते हैं सक्सेसिव डिफरेंस टर्म्स के बीच का डिफरेंस जीपी में हो।
तो मेथड ऑफ डिफरेंस कहां भी यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज मेथड ऑफ डिफरेंस ऑल्सो वेयर द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स आर इन जीपी। तो एमओडी में ऑल्सो बी यूज, मेथड ऑफ डिफरेंस कहूंगा मैं इसको, एमओडी। एमओडी में ऑल्सो बी यूज, MOD method of difference may also be used if difference between successive terms are in GP. Difference between successive terms are in GP. अगर GP में हो, अगर सक्सेसिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो GP में है, तब भी हम मेथड ऑफ डिफरेंस का यूज कर सकते हैं। तब भी हम मेथड ऑफ डिफरेंस का यूज कर सकते हैं। यू कैन स्टिल यूज मेथड ऑफ डिफरेंस, वहां भी आप मेथड ऑफ डिफरेंस का यूज कर सकते हैं। करने का तरीका क्या होगा? वही एक एक टर्म शिफ्ट करके चले जाओ, माइनस करो। अब की बार जब माइनस करोगे तो डिफरेंसेस जो आएंगे वो जीपी में आ जाएंगे, माइनस करके जो आएगा वो जीपी में आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये खुद करके देखिएगा। s इज इक्वल टू 4, 6, 12, 40, 94 प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स। अगर आपको इसका सम करना है तो आप इसे करके देखिएगा। यहां देखें, यहां पर अगर आप देखेंगे डिफरेंसेस जो हैं, ये डिफरेंस है 2 का, ये डिफरेंस है 6 का, ये डिफरेंस है ये 30 है यार, सॉरी, दिस शुड हैव बीन 30, दिस इज 30, so this is 18 and this is 70, ये 54 का डिफरेंस होगा, दिस इज 84 एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हैं यहाँ जो डिफरेंसेस हैं वो डिफरेंसेस किस में है? जीपी में है। डिफरेंसेस आर इन जीपी एंड व्हाट इज द कॉमन रेशियो? डिफरेंसेस जीपी में है, कॉमन रेशियो आ रहा है, तो उसमें क्या करना, क्या है? वही करना है कि आप एक एक टर्म शिफ्ट करके माइनस कर देंगे। 4, 6, 12, 30, 84 प्लस ऑन अप टू tn लिखेंगे और फिर यहाँ s लिखेंगे, 4, 6, 12, 30 and so on up to tn minus 1 minus tn and then you subtract and get tn, और tn मिलते ही आप इसमें फिर वही sn is equal to summation of tn वाला तरीका लगा सकते हैं। इसका सम क्या है मुझे नीचे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर। इसी को करने का दूसरा तरीका होगा, दूसरा तरीका यह है, इफ mth order difference, if mth order difference of successive terms are in GP, then ध्यान रखना जो टर्म nth होगी, then term nth is equal to a into common ratio to the power n, कॉमन रेशियो, जैसे यहां कॉमन रेशियो कितना आया? 3, कॉमन रेशियो टू द पावर n प्लस अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री m माइनस 1 प्लस अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री m माइनस 1 प्लस अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री m माइनस 1। तो दैट इज द सेकेंड वे ऑफ डूइंग इट। जैसे ऊपर वाले में अगर देखा जाए, यह कौन सा ऑर्डर डिफरेंस था? तो पहली बार डिफरेंस किया तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस है, और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस किस में आ गया? जीपी में आ गया। और कॉमन रेशियो कितना है? 3 है। तो अगर मैं चाहूं तो इसकी टर्म nth को अपनी तरफ से एज्यूम कर सकता हूं। एक तरीका क्या हो गया कि शिफ्ट करके माइनस करूंगा तो मुझे टर्म nth मिलेगी, और दूसरा तरीका क्या होगा? डायरेक्ट टर्म nth कैसे मिल जाएगी? डायरेक्ट टर्म nth मिल जाएगी a इंटू 3 की पावर n प्लस फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री कितना? 1 माइनस 1, 0, यानी कि कांस्टेंट, प्लस b। अब आप a और b की वैल्यू कैसे निकालोगे? t1 इज इक्वल टू 3a प्लस b and that is equal to 4, and term 2 is 9a plus b and that is equal to 6। तो जैसे आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आ गया 6a is equal to 2, तो a is equal to 1/3 and b is equal to 3, यानी कि हमारी जो टर्म nth हो गई, यहां देखो आराम से मिल गई, वो कितनी मिल गई? 1/3 इंटू 3 की पावर n प्लस
plus 3. So that is term nth is nothing but 3 to the power n minus 1 plus 3. और अगर देखो जरा गौर से 1 रखोगे तो 4 आ जाएगा, 2 रखोगे 3 plus 3 6, 3 रखोगे 3 minus 1 9 plus 3 12, 4 रखोगे तो 27 plus 3 30, 5 रखोगे 81 plus 3 84. You have this. और SN कैसे निकलेगा? सम लगा दो इसमें. So that is how you get it. So that was method of difference. फिर टाइप 2 आता है. टाइप 2 इज मेनली कंसर्न विद टेलीस्कोपिंग सीरीज, यानी यहां हम बात करने वाले हैं टेलीस्कोपिंग सीरीज की. टेलीस्कोपिंग सीरीज ऐसी सीरीज होती हैं जिसमें आप पाते हैं कि कोई किसी सीरीज की अगर nth टर्म को हम दो टर्म्स के डिफरेंस के फॉर्म में लिख दें और फिर जब हम उसमें 1 2 3 पुट करें तो वो टर्म्स म्यूचुअली कैंसल आउट होती चली जाएं और आखिर में आकर कुछ निश्चित रूप या फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ही जिंदा बचे, तो ऐसी सीरीज को हम कहते हैं टेलीस्कोपिंग सीरीज. और टेलीस्कोपिंग सीरीज में हम कई सीरीज को रिड्यूस कर सकते हैं. वही कुछ मैंने आपके सामने यहां रखा है कि हम किस तरह की सीरीज को टेलीस्कोपिंग सीरीज में रिड्यूस कर सकते हैं, यानी यह भी हमें किसी सीरीज को ऐड करने का एक नया तरीका देता है. तो सवाल उठता है कहां हम किसी सीरीज को टेलीस्कोपिंग सीरीज बना सकते हैं? यहां बना सकते हैं. अगर आपके पास एक सीरीज हो जिसमें हर टर्म रेसिप्रोकल ऑफ सेवरल टर्म्स इन एपी का प्रोडक्ट हो, जैसे आप देखो 1 2 3 4 ये एपी में है, 2 3 4 5 एपी में है, और ये उन एपी के टर्म्स का क्या है? प्रोडक्ट है. यहां भी 4 टर्म्स का प्रोडक्ट है, यहां भी 4 टर्म्स का प्रोडक्ट है, यहां भी 4 टर्म्स का प्रोडक्ट है. और कौन सी एपी यूज हो रही है? वो एपी जो यहां यूज हो रही है वो है 1 2 3 4 5 6 and so on. This is the AP which is being used. So here is a series in which each term is composed of reciprocal of product of R factors in AP. The first factor of several terms being in the same AP. यानी जो पहले पार्ट्स हैं सर, पहले वाले जो टर्म्स हैं, ये 1 ये 2 ये 3, यह भी उसी AP में है. 1 2 3 ये भी उसी AP में मिलते हैं. The first term of several, the first factor of several terms being in the same AP. तो इस तरह की जब सीरीज आपके पास हो जहां हर टर्म एपी के टर्म्स का प्रोडक्ट का क्या हो? रेसिप्रोकल हो, तो उसको ऐड करने का तरीका है टेलीस्कोपिंग सीरीज में रिड्यूस कर लेना. कैसे रिड्यूस करेंगे? पहले आप इसकी टर्म nth लिखिए. यहां टर्म nth आ जाएगी n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 3. मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कैसे आ जाएगी, क्योंकि पहली टर्म में 1 है, दूसरी में 2, तीसरी में 3, तो ये आ गया. और फिर इस तरह के प्रोडक्ट को, जहां पर ये टर्म्स एपी में हैं, इस तरह के प्रोडक्ट को कंटिन्यूड प्रोडक्ट बोला जाता है. हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि कंटिन्यूड प्रोडक्ट खराब नहीं होना चाहिए. खराब नहीं होना चाहिए मतलब इसमें कोई ऐसा फैक्टर गायब ना हो जाए जो कि हमारी एपी को डिस्टर्ब कर दे. जैसे अभी तो कॉमन डिफरेंस 1 1 का है, मान लो मैंने इसमें से n+2 हटा दिया तो फिर डिफरेंस 1 1 का नहीं बचेगा. तो करते क्या है, इसको सम करने के लिए ऊपर लास्ट फैक्टर और माइनस फर्स्ट फैक्टर का डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं. तो हमने ऊपर ये क्रिएट कर लिया और फिर n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 3 ऐसे लिख दिया. और फिर जैसे आप इसे सेपरेट करते हो यू गेट 1/3. ये 3 कहां से आया? क्योंकि ऊपर 3 बचेगा, पहले 1 था तो नीचे 3 लगा दिया, तो 1 अपॉन ये बच गया n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, फिर माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1 एन प्लस 2 एन प्लस 3. अब ये क्या बन गई? टेलीस्कोपिंग सीरीज बन गई. अगर इसमें 1 2 3 पुट करके ऐड करके देखेंगे तो टर्म्स म्यूचुअली कैंसिल आउट होती चली जाएंगी. तो ये तरीका कहां कारगर है? जब नीचे प्रोडक्ट हो, नीचे जो फैक्टर्स हैं वो एपी में हो और प्रोडक्ट में लिखे हो. इसी तरीके से हो सकता है वो प्रोडक्ट में ना लिखे हो नीचे, बल्कि ऊपर ही लिखे हो. जैसे यहां पर आप देख रहे हैं उनका रेसिप्रोकल नहीं है, बल्कि ये एपी में ही लिखे हुए हैं. और इनका सम अगर हमें करना है तो यहां पर भी हमारी वही मंशा रहती है कि हम यहां क्या बना दें? एक टेलीस्कोपिंग सीरीज. कैसे बनाएंगे? आप इस तरह की सीरीज में टर्म nth लिखेंगे n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 3 ये लिख दिया. 4 टर्म्स थे. और अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे. इसका नेक्स्ट टर्म क्या होता अगर मैं इसी एपी में चलता? n+4. इसका पहला टर्म क्या होता? n-1. इनके डिफरेंस से आप मल्टीप्लाई कर दो और बाहर क्या लगा दोगे? 1/5, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 5 आएगा. और जैसे ही आप इसे अलग अलग करोगे तो हो जाएगा 1/5 n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 और फिर n+4 और फिर माइनस n-1 इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3. ये आ गया. हमने nth टर्म को स्प्लिट कर दिया तो डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स.
अब आप इसमें जब 1 2 3 पुट करेंगे टर्म्स म्यूचुअली कैंसिल आउट होती चली जाएंगी और यह भी एक टेलीस्कोपिंग सीरीज बन जाएगी। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपका इसका आंसर क्या आता है और इसका आंसर क्या आता है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन की तरफ। अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, हालांकि ये जेईई मेंस के सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी एएम जीएम में कई बार एचएम का भी यूज हो जाता है इनइक्वालिटी का, तो इसलिए हार्मोनिक थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए कि क्या है। नॉन जीरो सीक्वेंस ऑफ टर्म्स इज सेड टू बी इन एचपी इफ द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स टर्म्स इज इन एपी, यानी कि एचपी एक तरीके से क्या है, एक ऐसी सीक्वेंस है जिसके टर्म्स का जो रेसिप्रोकल है वो किस में हो जाए, एपी में। यानी कि अगर a1 a2 a3 एचपी में है तो 1/a1 1/a2 1/a3 ये किस में हो जाएंगे, एपी में हो जाएंगे। स्टैंडर्ड एचपी कुछ ऐसी दिखाई देती है, 1/a 1/a + d 1/a + 2d ऐसी दिखाई देगी, बीच में क्या है, कॉमास है, ठीक है ना। सो दैट इज हाउ एन एचपी लुक्स लाइक, सो दैट इज हाउ एन एचपी लुक्स लाइक। तो एचपी ऐसे दिखाई देती है क्योंकि वह क्या है, बेसिकली उसका रेसिप्रोकल हमेशा किस में होना चाहिए, उसका रेसिप्रोकल हमेशा एपी में होना चाहिए। तो रेसिप्रोकल अगर एपी में होना चाहिए तो निश्चित बात है जो उसकी टर्म्स दिखाई देंगी वो ऐसी दिखाई देंगी। देयर इज नो जनरल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ एचपी, और अगर एबीसी एचपी में है तो 1/a 1/b 1/c एपी में होंगे, ठीक है ना। ये चीज याद रखें कि एचपी के टर्म्स का रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो वो एक एपी बन जाता है। तो अगर एबीसी एचपी में है देन बी इज कॉल्ड सिंगल हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी, और हम कह सकते हैं 1/a 1/b 1/c आर इन एपी, और एपी में है तो ट्वाइस ऑफ मिडल इज इक्वल टू 1/a + 1/c। तो b की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 2ac/a + c। तो चाहो तो b को लिख सकते हो 2/1/a + 1/b 1/c। सो दिस इज सिंगल हार्मोनिक मीन बिटवीन सिंगल HM बिटवीन a एंड c। तो दैट इज द सिंगल हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड c। जिस तरह से हमने n अर्थमेटिक मीन्स डिफाइन किए थे, n ज्योमेट्रिक मीन्स डिफाइन किए थे, उसी तरीके से हम यहां पर, और जिस तरह से हमने सिंगल अर्थमेटिक मीन सिंगल ज्योमेट्रिक मीन डिफाइन किया था, उसी तरह सिंगल हार्मोनिक मीन। और अब हम चाहें तो n हार्मोनिक मीन्स की बात भी कर सकते हैं, a h1 h2 h3 एंड सो ऑन अप टू hn b आर इन एचपी। अगर ये एचपी में हो, इफ देन जो ये बीच में नंबर्स लिखे हैं, देन h1 h2 so on up to hn are called n harmonic means, are called n harmonic means between a and b। ये n हार्मोनिक मीन्स कहलाते हैं a और b के बीच में। और यहां पर 1/a1 1/h1 1/h2 से लेकर 1/hn 1/b ये किस में हो गए, एपी में हो जाएंगे। और अगर ये है एपी में हो गए तो 1/h1 + 1/h2 प्लस so on up to 1/hn, यह बार ये क्या बन गए, ये अर्थमेटिक मीन बन गए। और अर्थमेटिक मीन्स का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू n टाइम्स सिंगल अर्थमेटिक मीन, 1/a 1/b by 2, सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन द टू नंबर्स 1/a 1/b। ये हमने अभी इसी लेक्चर में देखा भी था कि सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन्स बराबर होता है n टाइम्स सिंगल अर्थमेटिक मीन। तो n टाइम्स सिंगल अर्थमेटिक मीन लिख दिया तो हम कह सकते हैं समेशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ n HMs बिटवीन टू नंबर्स इज इक्वल टू n टाइम, जरा गौर से देखिए क्या बच जाएगा, AB/2AB। तो दिस इज इक्वल टू n टाइम्स रेसिप्रोकल ऑफ सिंगल HM बिटवीन A and B, सिंगल HM बिटवीन A and B। So what we can say is sum of reciprocals of n HMs, sum of reciprocals of n HMs between A and B is equal to sum of reciprocals of n HMs is equal to n times reciprocal of single HM between A and B। तो ये चीज याद रखिएगा हार्मोनिक मीन के बारे में। अब बात करते हैं अर्थमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स।
अगर मैं बात करूं अर्थमेटिक मीन ऑफ एन नंबर्स, पहले मैं टू नंबर्स की बात करता हूं। अगर मेरे पास दो नंबर्स हैं ए और बी, तो हमने देखा था उनका जो अर्थमेटिक मीन था, सिंगल अर्थमेटिक मीन, या ए और सी दो नंबर थे, उनका सिंगल अर्थमेटिक मीन था ए प्लस सी बाय टू। टू बी बराबर ए प्लस सी, तो बी की वैल्यू आ गई थी ए प्लस सी बाय टू। ठीक है, तो इस यानी कुल मिलाकर क्या हो रहा है, दो नंबर्स का सम और नीचे दो से डिवाइड कर दिया। तो अगर मेरे पास कोई भी एन नंबर्स हो, कोई भी एन नंबर्स, जरूर नहीं वो एपी में हो, कोई भी एन नंबर्स हो, तो उनका अर्थमेटिक मीन होता है, इफ दीज आर एन नंबर्स, तो उनका जो अर्थमेटिक मीन होता है वो तो उन सबका सम अपॉन एन, यानी सबको जोड़ दो अपॉन एन, दैट गिव्स यू द अर्थमेटिक मीन। इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन की अगर बात करें, मान लो ए और सी दो पॉजिटिव नंबर्स थे, तो बी उनका सिंगल ज्योमेट्रिक मीन तब कहलाता जब a इंटू सी की पावर हाफ, क्योंकि बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो बी की वैल्यू आ गई a इंटू सी की पावर हाफ। कितने नंबर हैं, दो, और पावर कितनी है, हाफ। तो कल को हमें दो से ज्यादा नंबर्स दे दिए जाए, n पॉजिटिव नंबर्स दे दिए जाए, जरूरी नहीं कि वो जीपी में हो, कैसे भी नंबर्स हो, बस पॉजिटिव नंबर्स हो, और हमें उनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो, तो उनका ज्योमेट्रिक मीन होता है उन सबका प्रोडक्ट। जैसे वहां दो का प्रोडक्ट था, यहां उन सबका प्रोडक्ट, वहां पावर क्या थी, हाफ, यहां पावर हो जाएगी 1 बाय n, वहां पावर थी 1 बाय 2, यहां पावर हो जाएगी 1 बाय n। दिस इज कॉल्ड एज सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। क्या कहलाती है, ये कहलाता है सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। फिर हार्मोनिक मीन की बात करें, हार्मोनिक मीन की अगर बात करें, अभी हमने देखा कि दो नंबर्स का हार्मोनिक मीन होता है 2 अपॉन 1 अपॉन द फर्स्ट वन प्लस 1 अपॉन द सेकेंड। यही तो था, 2 अपॉन 1 ऑफ द फर्स्ट, 1 अपॉन 2 अपॉन 1 अपॉन 2 अपॉन रेसिप्रोकल ऑफ ए प्लस रेसिप्रोकल ऑफ सी। तो अगर मुझे n नंबर्स दे रखे हैं और हमें उनका हार्मोनिक मीन निकालना है, दैट वुड बी n अपॉन रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट प्लस रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड प्लस रेसिप्रोकल ऑफ थर्ड से लेकर रेसिप्रोकल ऑफ nth, रेसिप्रोकल ऑफ nth। तो यह हो गए n नंबर्स के ज्योमेट्रिक, अर्थमेटिक और हार्मोनिक मीन। ठीक है, यहां कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो ज्योमेट्रिक हार्मोनिक मीन्स के लिए कंसर्न है, सिर्फ दो नंबर्स के लिए, दो नंबर्स के लिए, n नंबर्स के लिए नहीं, सिर्फ दो नंबर्स के लिए। एप्लीकेबल फॉर ओनली टू पॉजिटिव नंबर्स, इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव नंबर्स और उनका अर्थमेटिक मीन है a, ज्योमेट्रिक मीन है g, हार्मोनिक मीन है h, तो आप समझते हैं a क्या होगा, a प्लस बी बाई टू। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन होगा ए बी की पावर हाफ, और हार्मोनिक मीन इट विल बी नथिंग बट 2 अपॉन 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, ये हार्मोनिक मीन होगा। तो अगर ये दो पॉजिटिव नंबर है, उनका अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन यह है, तो ध्यान रखिए कि जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच, यानी ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन होगा। ठीक है, यानी ए जी एच किस में होंगे, जीपी में। और साथ साथ हम यह भी इसमें यह भी बता दें कि अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है। अर्थमेटिक मीन की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन की वैल्यू, दो नंबर्स के लिए। तो ये जो अभी हमने बताया सिर्फ दो नंबर्स के लिए वैलिड है, दो पॉजिटिव नंबर्स के लिए वैलिड है। ठीक है, अगर मेरे पास n पॉजिटिव नंबर्स हैं तो उसके लिए कुछ अलग प्रॉपर्टी है। यह वाली प्रॉपर्टी तो यहां होल्ड नहीं करती कि ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू एच। दिस डज नॉट होल्ड फॉर नंबर्स फॉर n ग्रेटर देन 2, उसके लिए होल्ड नहीं करती। बल्कि यहां अभी भी ये चीज होल्ड करती है कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, यानी कि n नंबर्स के लिए उनका अर्थमेटिक मीन हमेशा उनके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा या बराबर होता है, और हार्मोनिक मीन से, ज्योमेट्रिक मीन खुद हार्मोनिक मीन से बड़ा या बराबर होता है। यानी कहने का मतलब है कि a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस वन अप टू an अपॉन n, ये जो आएगा दिस विल बी बिगर देन a1 a2 a3 वन अप टू an टू द पावर 1 अपॉन n, एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू n अपॉन 1 अपॉन a1 प्लस 1 अपॉन a2 प्लस 1 अपॉन an। तो यानी कि यहां फॉर n पॉजिटिव नंबर्स, फॉर n पॉजिटिव नंबर्स a1 a2 से लेकर an, वी हैव अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। इक्वालिटी कब होल्ड करती है, यानी कि हम दैट इज an is greater than equal to gn is greater than equal to hn, है ना, अर्थमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स,
ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एन नंबर्स, हार्मोनिक मीन ऑफ एन नंबर्स, या फिर यूं कह दो ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच, वेयर ए इज अर्थमेटिक मीन ऑफ एन नंबर्स, जी इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एन नंबर्स एंड एच इज हार्मोनिक मीन ऑफ एन नंबर्स. Equality holds if a1 is equal to a2 is equal to an. तो ये चीज याद रखिए, इक्वालिटी कहाँ होल्ड करती है. ध्यान रखिए, यह जो अभी हमने अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक इनइक्वालिटी पढ़ी, एएम जीएम एचएम इनइक्वालिटी पढ़ी, यह कहाँ यूज होगी? यह मैक्सिमम वहाँ क्वेश्चंस में यूज होगी जहाँ इनइक्वालिटी के बारे में कुछ करना हो, हमें इनइक्वालिटी का किसी का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना हो, और खासकर वहाँ जहाँ आपको यह श्योरिटी हो कि जिन नंबर्स पर यह अप्लाई करना है वो नंबर्स कैसे हो? पॉजिटिव हो. तो एग्जाम में अगर कभी भी लिखा ए बी सी आर पॉजिटिव नंबर्स और फिर वहां नीचे कुछ इनइक्वालिटी की चर्चा की गई हो या मैक्सिमम मिनिमम की चर्चा की गई हो, तो मैक्सिमम टाइम्स आप समझ जाएं वहां एएम जीएम एचएम इनइक्वालिटी का यूज होगा. तो एक बार मैं फिर से बोल दूं कि दो नंबर्स के लिए तो जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच होता है. फॉर टू नंबर्स वी हैव जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच, दैट इज द ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन, और अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन. बट फॉर नंबर्स ग्रेटर देन 2, यानी अगर हमारे पास कितनी संख्या हो नंबर्स की, 2 से ज्यादा हो, n नंबर्स हो, तो उस केस में जी स्क्वायर इक्वल टू एच वाली प्रॉपर्टी फेल हो जाती है. बस अभी भी जो प्रॉपर्टी लागू रहती है वो रहती है अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन. ये प्रॉपर्टी अभी भी वैलिड होती है. लास्ट में इस चैप्टर में जो हम पढ़ते हैं, अच्छा हाँ, जो अभी हमने एएम जीएम एचएम इनइक्वालिटी पढ़ी, इसके ऊपर क्लास में बहुत सारे प्रॉब्लम्स किए हैं. तो मैं यही कहूंगा आप सबसे कि आपने जैसे ये लेक्चर देख लिया, इसके बाद तुरंत एएम जीएम एचएम इनइक्वालिटी के ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम जरूर करिएगा, ताकि इस इनइक्वालिटी को आप अच्छे से समझ पाएं. ठीक है, अब बात करते हैं एक्सपोनेंशियल सीरीज की. ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन होता है आर वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल, यानी एक्स की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल. यानी देखा जाए तो यह होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस ऑन टिल इंफिनिटी, दैट इज ई टू द पावर एक्स. ई की पावर माइनस एक्स का माइनस एक्स रखते चले जाओ. ये एक्सपोनेंशियल सीरीज आ गई. दोनों को ऐड कर लो तो इवन पावर्स आ जाती हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो तो सिर्फ ऑड पावर्स आ जाती है. ये एक्सपोनेंशियल सीरीज जेई मेंस के सिलेबस में, जेई एडवांस के सिलेबस में इसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं, लेकिन मेंस के सिलेबस में ये डेफिनेटली इंक्लूडेड है. इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स भी आए हैं, क्लास में हमने इसके ऊपर क्वेश्चंस कराए हैं, एक बार जाकर वह जरूर देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए. फिर इसके बाद आता है लॉगरिथमिक सीरीज. लॉगरिथमिक सीरीज में लॉग बेस ई यानी ln ऑफ 1 प्लस एक्स, इसका एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 ऑन टिल इंफिनिटी, प्रोवाइडेड एक्स इज बिटवीन -1 से 1. दिस होल्ड्स व्हेन एक्स इज बिटवीन दिस. अगर हम ln ऑफ 1 माइनस एक्स की बात करें तो ln ऑफ 1 माइनस एक्स is nothing but minus x plus x square by 2 plus x cube by 3 plus x की पावर 4 by 4 plus on till infinity. x फिर से -1 और 1 के बीच में. and if you add them you again get, जैसे वहां आपको ऐड किया था वहां आपने, इसी तरह से अगर हम यहां ऐड कर दें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी बेसिकली x की जगह एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन, है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स की एक्स स्क्वायर, तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर 6 अपॉन 3 प्लस एक्स की पावर 8 बाय 4 प्लस ऑन टिल इंफिनिटी. सो दैट इज व्हाट वी गेट व्हेन यू ऐड देम. सो व्हेन यू ऐड देम यू गेट दिस, आपको ये मिल जाएगा. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, फिर माइनस एक्स की पावर 4 बाई 2, ये आ गया आपके पास में. तो दैट इज व्हाट यू गेट. और अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, देन इन दैट केस यू विल गेट 2 टाइम्स व्हाट, 2 टाइम्स. वैसे अगर मैं इसको ऐसे 2 टाइम्स में लिखता तो ज़्यादा आसान था आपके लिए याद रखना, तो I think it would be better that I write it as x square upon 2 plus
एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस एक्स की पावर 6 अपॉन 6 until infinity। और इसमें आप देखेंगे जब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट इज एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3, है ना, एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 प्लस until infinity। सो दैट इज व्हाट यू गेट इन दिस। यहां पर आपको यह मिल जाएगा। तो जब आपने इन्हें ऐड किया और जब आपने इन्हें सब्ट्रैक्ट किया तो दिस व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। इसके ऊपर भी बेस्ड प्रॉब्लम्स हमने क्लास में किए हैं, डू हैव अ लुक एट देम। उन सबको जाकर देखिएगा, क्लास में जो क्लास इलस्ट्रेशंस किए हैं उन्हें जरूर देखिएगा, साथ में जो डीपीपी में प्रॉब्लम्स हैं वो जरूर करके देखिएगा, क्योंकि जेईई मेंस में इससे प्रॉब्लम डेफिनेटली आपको दिखाई देगा। तो बस इतना ही। दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस सीरीज जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स सीक्वेंस सीरीज से देखे गए हैं जेईई मेंस में आते हुए, तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। यही कारण है कि हमने इतना समय लगाया इस चैप्टर को रिवाइज करने में। तो आई होप सीक्वेंस सीरीज की पूरी माइंड मैपिंग आपके दिमाग में हो गई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।